तो भाई आपके जो क्वेश्चन थे इस टेस्ट के थर्ड के, उन क्वेश्चन को देखिएगा आप। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये था टेस्ट में, जो 21 तारीख को होता। एक द्रव्यमान स्मॉल एन प्रारंभ में विराम अवस्था में है, यानी उसका प्रारंभिक वेग तो क्या हो गया, जीरो। भाई यू का मान जीरो ले लो। भाई गति के नियमों पर आधारित तो क्वेश्चन है सारे, घर्षण वगैरह पे। एक द्रव्यमान स्मॉल एन प्रारंभ में विराम अवस्था में है, तो भैया यू का मान क्या ले लीजिए आप इसमें, जीरो। एक दो क्वेश्चनों में जो करेक्शन है वो अपन देख लेंगे, जो टाइप होने की मिस्टेक थी, लेकिन जो सही है उनको तो देखे पहले। इस पर एक नियत बल, ये कैसा है, नियम नहीं आएगा भैया, शब्द कैसा आएगा, नियत बल। इस पर एक नियत बल लगाया जाता है, यानी बल का मान क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब फॉर्मूले में बल आना चाहिए, ये हुआ। दिए गए विस्थापन के लिए इसमें उत्पन्न वेग किसके समानुपाती होगा, ये हुआ ना। तो देखो भैया कैसे अपन निकाल लेंगे इसमें। आपके पास u जीरो है, गति की तृतीय समीकरण से वेग और विस्थापन में संबंध आता है, यानी ये क्वेश्चन गति की समीकरण है और साथ में किसको मिला करके, गति के नियम मिला करके क्वेश्चन बन गया। गति के समीकरण भी आ गए इसमें, गति के नियम भी आ गए। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये होता है। अब देखो भैया इसमें u का मान तो क्या है भैया, जीरो है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो प्लस 2as, यही बना कि नहीं बना। अभी तक तो ये आ रहा है। फिर आगे देखो, उत्पन्न वेग किसके समानुपाती है, तो देखिएगा v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2as, आया कि नहीं आया। लेकिन इसने क्या कहा है समीकरण में, क्वेश्चन में बड़ा साफ ये कह रहे कि बल कैसा है, नियत है। इसका मतलब मुझे इसमें इस फॉर्मूले में क्या चाहिए, बल चाहिए। बल कैसे आ जाएगा, देखो 2 तो 2 है, बल द्रव्यमान और त्वरण में संबंध F बराबर ma। तो बताओ A बराबर F अपोन में, A बराबर F अपोन में m, ये आ गया। विस्थापन भी आ गया आपके पास। तो आप देखिएगा इसके अंदर सारी वैल्यूज आपके पास आ गई। जो क्वेश्चन में कह रहा है बल आना चाहिए, बल आ गया। जो नियत है, दिए गए विस्थापन के लिए एस भी आ गया। और क्या पूछ रहे हैं, इसमें उत्पन्न वेग किसके समानुपाती होगा। तो अब आप देख लो, v समानुपाती 1 अपोन में रूट ऑफ m आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ गया। भाई इसमें जो जो राशियां दिए, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s हो गया, गति की तृतीय समीकरण। v का मान, u का मान क्या है, जीरो, जो कि स्थिर अवस्था में था। तो वी स्क्वायर बराबर 2s हो गया, तो v बराबर रूट ऑफ 2s बन गया। लेकिन त्वरण के रूप में आंसर नहीं चाहिए, इनको किसके रूप में चाहिए था, त्वरण का मतलब बल बटे द्रव्यमान। अब यहां पर बल तो क्या है, नियत, तो v व्युत्क्रमणुपाती 1 बटा रूट ऑफ m हो गया कि नहीं हो गया। कौन सा ऑप्शन आ गया, ये बी आ गया। नोट कर लो इसे। हाँ जो भी लेना चाह रहे ले ले। अभी तो अपने ऐप में तो डाल तुरंत पहले। हाँ नेक्स्ट देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है इसमें। हो गया होगा अब तो अपलोड। अच्छा क्वेश्चन था ये। हाँ चल चल। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 1 किलोग्राम और 5 किलोग्राम के दो गोले समान ऊंचाई से एक ही समय पर गिराए जाते हैं। समान ऊंचाई से एक ही समय पर गिराए जाते हैं, जो गोला धरातल पर पहले पहुंचेगा वे होगा। बताओ आप खुद इसमें। हवा का घर्षण नगण्य मान लें, हवा का घर्षण कैसा मान लें, नगण्य मान लें। तो बताओ क्या हो गए, एक साथ पहुंचेंगे, क्योंकि द्रव्यमान पर समय निर्भर नहीं करता है,
समय किस पर निर्भर करता है? ऊंचाई पर। T इज इक्वल टू रूट ऑफ 2h अपॉन में g, और h दोनों का समान है, तो अपने आप ही ऊंचाई समान है, तो इसका मतलब टी भी क्या हो गया? दोनों के लिए समान हो जाएगा। दोनों एक साथ पहुंचेंगे भाई इसमें ना। आंसर की में शायद ये करेक्शन है, आंसर की में हो सकता है शायद इस क्वेश्चन में आपके करेक्शन हो, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्रीम पृथक्करण सेपरेशन, तो इसमें अपकेंद्रीय बल आएगा, अपकेंद्रीय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्रीय बल। दूध से क्रीम को जो पृथक करते हैं, इसमें भी यही फोर्स है। जो वॉशिंग मशीन होती है ना आपकी, जो वॉशिंग मशीन जो कपड़े धोती है, ध्यान रखना उसमें भी कपड़ों से मेल जो पृथक होता है, उसमें भी अपकेंद्रीय बल क्या करता है? कार्य करता है। तो सेंट्रीफ्यूगल बिल्कुल परिधि की ओर लगने वाला बल होता है अपकेंद्रीय बल, केंद्र वाला होता है अभिकेंद्रीय बल। तो ये कहां लगता है? परिधि की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, एक स्थिर वस्तु 3 समान द्रव्यमान के टुकड़ों में विस्फोटित होती है। इनमें से एक टुकड़ा पूर्व दिशा में, दूसरा उत्तर में, तो तीसरे टुकड़े की चाल क्या होगी भैया? देखो ये कोई इस तरह से समझो आप, ये कोई स्थिर वस्तु है, ऐसे 2 टुकड़े तो यूं चले गए, एक टुकड़ा ये चला गया, एक टुकड़ा ये चला गया। इसका द्रव्यमान m है, तो इसका भी द्रव्यमान क्या है? m है। एक स्थिर 3 समान द्रव्यमान के, द्रव्यमान समान है भैया इनके, तो निश्चित रूप से क्या बता रहे? तीसरे का बता रहे, ये द्रव्यमान m है, तो ये एक टुकड़ा ये हो गया m, ये एक टुकड़ा आपका इसमें किधर गया था? पूर्व दिशा में, ये रहा पूर्व वाला, एक उत्तर में चला गया, तीसरा इन दोनों के लंबवत स्थिति में जाएगा। संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है कि इन दोनों का परिणामी संवेग इस संवेग के बराबर होगा, यानी कि इक्वेशन यो बनती है m3v3, m3v3 इज इक्वल टू, इधर वाले का परिमाण लेंगे अपन, रूट ऑफ क्या लोगे भैया? m1 v1 m2 v2 ये होल स्क्वायर, ये आता है। तो यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है? तीसरे टुकड़े की चाल क्या होगी, यानी कि v3 निकालनी है। तो ध्यान दो पहले इधर m सबका कॉमन है ना, तो m को अपन स्क्वायर के रूप में, m तो बाहर आके कट गया ये मान लो, तो सीधा भैया ये तो v3 इज इक्वल टू यही बचेगा, इसको आप बिना संवेग के केवल वेग से भी कर लो ना, तो भी आपका एक क्वेश्चन हो गया। कैसे हो गया भैया? देख, इसलिए हो गया क्योंकि ये दोनों परस्पर लंबवत हैं वेग, है ना, तो इनका परिणामी तो ये होगा। तो देख मान देखो इसमें v1 का स्क्वायर कितना है? 24, फिर है 18, 24 का 18, 18 का स्क्वायर करके देखो आप कितने आ रहे हैं, और निकालो रूट, 30 आ जाएंगे। बिल्कुल देख, चेक कर ले कैलकुलेशन, करो नोट करो। यहां पर ध्यान रहे द्रव्यमान समान होने की वजह से, क्योंकि आपको पता है इसमें द्रव्यमान में क्या दे रखा है कि जो m1 है और m2 है और m3 है, सारे के सारे क्या है? m है, इसलिए अपने पास सीधा यही भी बच गया, है ना। कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, आप 30 आएंगे ना। अगला क्वेश्चन देखे भैया, असत्य कथन छाटना है आपको, आप लोग खुद जवाब देंगे, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आराम से। घर्षण बल 2 संपर्क पृष्ठों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करता है, बात सही है। घर्षण बल संपर्क बल का
संपर्क पृष्ठों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के अनुदिश घटक है, ये भी सही है। ये कह रहा है कि घर्षण बल संपर्क जो बल है ना, जो संपर्क में दो वस्तु हैं, संपर्क पृष्ठों की जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, जहां दोनों स्पर्श कर रही हैं, उसके लंबवत ही तो लगता है बल, उसकी स्पर्श रेखा के अनुदिश घटक होता है घटक के रूप में। तीसरा देखो, स्थिति घर्षण उपस्थित है ना, आपेक्षिक गति का विरोध करता है। सुनो भैया, ये बात तो सही है, आपेक्षिक गति का विरोध करता है। अब आगे देखो, ये सदैव पृष्ठों के संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। नहीं, ये चीज मैंने अलग से लिखवाई थी, घर्षण के नियम लिखे जब आपने, कि संपर्क जो घर्षण बल होता है पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है। देखो आप, तो ये वाला पॉइंट गलत है इसका, ये वाला संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। फिर आगे चौथा और देख लें, गतिज घर्षण वास्तविक आपेक्षिक गति का विरोध करता है, ये तो सही है। और ये पृष्ठों के संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, ये भी सही है। अपना आप ही दिख गया यार, इसमें निर्भर करता बता रहा है, इसमें निर्भर करता नहीं बता रहा, तो ये कौन सा ऑप्शन सही आ गया इसका? सी आ। भाई गलत पूछा है इसने तो ध्यान रखना, संपर्क पृष्ठों के क्षेत्रफल पर यह निर्भर नहीं करता है, उनकी प्रकृति पर निर्भर करेगा। ले भैया ले भैया, तो इसकी फोटो ले ले, मैं इसमें देख लूंगा मेरा क्या। हो गया। आगे देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचना आप, अच्छा क्वेश्चन है। एक 60 न्यूटन का क्रेंट खुरदरी क्षैतिज सतह पर स्थिर है, कोई वस्तु है, कोई ब्लॉक है, क्रेंट का मतलब मान लो आप, इस पर 21 न्यूटन का क्षैतिज बल लगाया गया है। अब सिंपल सी बात बताओ, मैंने एक एग्जांपल से खूब आपको समझाया है, याद करो। ये कोई ब्लॉक है, सतह पर रखा हुआ है, अगर 50 न्यूटन इसका बल है, सुनना, 50 न्यूटन इसका क्या है? बल है। अगर मैं इसके ऊपर 20 न्यूटन का बल लगाता हूं, तो आपको पता है घर्षण बल कैसा बल है? स्वयं समायोजित। ये बल कितना हो जाएगा? 20। मैं अगर 30 लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 30। खिसकेगा नहीं। अब क्वेश्चन को पढ़ो, 60 न्यूटन उस वस्तु का बल है, बल कितना लगाया है अपन ने? 21। तो बताओ घर्षण बल कितना हो जाएगा? 21। अरे अपन जितना लगा रहा है उतना ही हो जाएगा ना, तो 21 है क्या ऑप्शन में? बाकी कैलकुलेशन आप करना था तो करते रहो, कोई जरूरत ही नहीं। हो गया, करता रहे, उसमें कैलकुलेशन जरूरत ही नहीं पड़ रही। ये तो केवल इसलिए कि आप फॉर्मूला लगाते रहो। चलो इसी की संख्याएं लिख देते हैं। इसके अंदर कितने न्यूटन का था ये? खुद तो 60 न्यूटन का, और बल कितना लगाया है? 21 न्यूटन। तो इसलिए इस दिशा के अंदर जो घर्षण बल उत्पन्न हो जाएगा F, वो भी कितना हो जाएगा? 21 न्यूटन। वो भी आपके पास कितना हो जाएगा? 21 न्यूटन। अगर ये 40 न्यूटन लगाता तो 40 हो जाता, क्योंकि 60 से कम जब तक है तब तक उसके बराबर है। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन। अरे यही सेम यही क्वेश्चन है कि संख्या अलग है। इसमें देखो 40 न्यूटन है ये, और यहां कितना है? 12 न्यूटन। तो आप वही स्थिति आ गई सेम। ये तो है 40 न्यूटन का बल, यानी उसका भार है ना, इसके ऊपर बल आपने लगा दिया है 12 न्यूटन इधर खींचने के लिए, तो इधर घर्षण बल भी कितना उत्पन्न हो जाएगा? 12 न्यूटन। क्या है अब? 12 है क्या इसमें? ये लो, सेम एक जैसा ये हो तो संख्या लगे बस, है ना, एक जैसा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, आप सीधा डायरेक्ट लिखाया हुआ मिलेगा आपको। किसी कण पर दो बल, किसी कण पर दो बल F1 F वेक्टर और F वेक्टर लग रहे हैं।
अरे सुन तो सही, एक बल क्या लग रहा है एफ वेक्टर, दूसरा भी क्या लग रहा है एफ, और उनका परिणामी भी क्या आ रहा है एफ। आपको बिल्कुल 120 डिग्री आएगा, आपको पहले बहुत अच्छे से बता रखा है। जब भी दो सदिश राशियां हो, चाहे वो बल हो, त्वरण हो, वेग हो, समझ गए आप, अगर उनका परिणामी भी वही आ रहा है तो इनके बीच का कोण हमेशा क्या होगा, है क्या, है ना, उसमें सदिश के रूप में लिख रखा होगा। क्या बोल रहे हैं, सिली मिस्टेक क्वेश्चन 21। हाँ बिल्कुल भैया, सिली मिस्टेक था, उसके अंदर 21 और 12 वाले क्वेश्चन। आगे 120, जब भी दो सदिश राशियां हो, उनका परिणामी भी वही हो जितना वो है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, एंगल उनके बीच का 120। इस क्वेश्चन को उल्टा भी पूछ सकते हैं, दो सदिश राशियों या किसी वस्तु पर लगने वाले दो बल एफ एफ न्यूटन के हैं और कोण 120 का है, बताओ परिणामी क्या होगा, वही एफ होगा, है ना। किसी भी तरह से घूम फिर के पूछ ले। जब दो संहतियों यानी दो द्रव्यमानों पर बराबर बल एफ कार्य करता है, तो दोनों संहतियों का मतलब द्रव्यमानों, प्राप्त त्वरणों का अनुपात क्या होगा, कौन समान है बताओ, बल। देख भैया F बराबर कौन है एम ए, ये कैसा है कांस्टेंट, कांस्टेंट क्यों है बताओ, क्योंकि सवाल में साफ साफ कहा है कि कैसे हैं ये, बराबर है ना। और भैया जब ऐसा टेंट होता है तो कैसा लिखते हो आप, M1 A1 बराबर M2 A2। पूछा क्या है इसने, त्वरणों का अनुपात, A1 अपॉन में A2 बराबर M2 अपॉन में M1। देखो आंसर, क्योंकि बल बराबर था ना। भाई बल बराबर है तो कांस्टेंट आ गया सामने, x प्लस वाई बराबर कांस्टेंट हो, x इंटू वाई बराबर कांस्टेंट हो, तो अपन कैसा लिखते हैं, x1 y1 बराबर x2 y2। ये भी देखो भैया, ये क्वेश्चन टाइप होने में काफी मिस्टेक हो गई भैया इसमें। देखो इस क्वेश्चन के अंदर तो भैया बोनस ही मिलना है सबको जिन्होंने टेस्ट दिया है, जबकि क्वेश्चन अच्छा है, बता मैं दूं इसे। एक 150 ग्राम द्रव्यमान की गेंद है, यानी उसका द्रव्यमान आपको दिया हुआ है, सुन लो मेरी बात को, 40 मीटर पर सेकंड के वेग से लकड़ी के बल्ले से टकराकर उसी वेग से, ये टाइप नहीं हुआ, उसी वेग से विपरीत दिशा में लौट जाती है, यानी 40 के वेग से आई, 40 से क्या हो गई, वापस लौट गई। सुनना क्वेश्चन, रिवर्स आ गई। यदि बल्ला वे गेंद 15 मीटर पर सेकंड नहीं, ये 15 मिनट है सर, कितना आएंगे 15 मिनट, और 15 मिनट तो पॉसिबल है ही नहीं, और 15 मिलीमीटर ले सकते हैं अपन इसे, तो अगर ये 15 सेकंड भी है तो भैया 15 सेकंड होने पर भी अपन इसका आंसर निकाल लेंगे। तो देखो कैसे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। वैसे तो क्वेश्चन में देखो प्रिंटिंग होने की सारी मिस्टेक है, यहां पर भी नहीं आया है ना, तो सोल्व किस फॉर्मूले से करेंगे मैं बता दूं, F बराबर द्रव्यमान V माइनस U अपॉन में T। द्रव्यमान आपके पास दिया हुआ है, अंतिम वेग दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, समय देर का है। अब ये टाइप हुई नहीं संख्याएं, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए बोनस हो गया है, ठीक है भाई, क्वेश्चन अच्छा था ये। अब ये संख्या अलग आ रखी है ना। अगला देखो भैया, किसी रॉकेट के सापेक्ष गर्म गैसें 200 मीटर प्रति सेकंड के वेग से विपरीत दिशा में बाहर निकल रही है। रॉकेट पर इतने न्यूटन का थ्रस्ट उत्पन्न करना है, यानी बल लगाना है, तो ईंधन के जलकर गैसों के रूप में बदलने की दर क्या होगी यार। रॉकेट के लिए तो याद रखो F बराबर U dm अपॉन में dt। कब पढ़ा था ये, गति का जो द्वितीय नियम पढ़ा था ना, न्यूटन का गति का दूसरा नियम, याद करो, जब वेग नियत हो और द्रव्यमान में चेंज आ रहा हो। आ गया, F का मान कितना कहिए इसने, 5 × 10⁴
यू का मान कितनी का है 2000, और क्या पूछ रहा है डीएम अपॉन में डीटी, जलकर गैसों के बाहर निकलने की। देखो किलोग्राम पर सेकंड दे रखा है ना, तो देखो डीएम अपॉन में डीटी बराबर 5 इंटू 10⁴, 2 इंटू 10⁻³ हो गई। क्या बच गया, 5 में 2 का भाग दे दो 2.5, और ऊपर 10 और बच गए 25 किलोग्राम पर सेकेंड। वे क्या ज्ञात करवा रहा है गैस के ईंधन के जलने की दर, यानी कि द्रव्यमान पर सेकंड कितना चेंज हो रहा है डीएम अपॉन में डीटी, है ना, ये चेंज करो। हो गया नहीं तो अगला देखें, कारतूस चलने के बाद बंदूक पीछे आती है, न्यूटन की गति का तृतीय नियम। अरे इसको तो नोट करने की जरूरत ही नहीं है, ये क्वेश्चन तो आप घर में बच्चे से पूछो बता देगा, लेकिन एक दो क्वेश्चन तो ऐसे आपके आने भी है और यही गलत हो जाते हैं। अगला देखो चलते हैं ले भैया, ये भी आ जाए, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है भैया। 500 किलोग्राम, ये 2 बार टाइप हो गया रे। 500 किलोग्राम का ट्रक नियत चाल 10 मीटर पर सेकंड से गति कर रहा है। ट्रक में निश्चित दर 10 किलोग्राम प्रति मिनट की दर से रेत गिराई जाती है। नियत वेग से गति कराने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। बल बराबर यू डीएम अपॉन में डीटी होता है ना। यू का मान कितना दिया है वेग का बोलो 10, अरे भाई 10 दिया है। यहां ध्यान रखना 10 किलोग्राम पर मिनट है, ये मिनट का ध्यान रखना, तो 10 पर मिनट यानी कि 60 हो गया ना, मिनट को चेंज करेंगे ना। अब कैलकुलेशन कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कितने 5, 5/3 क्या आ गए न्यूटन, आ गए ना। यहां इस मिनट के होने की वजह से 60 आएगा बटे में ना, कौन सा हो गया ये 5/3, ये आ गया ना। हो गया, चले देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन। बताइए, थ्योरेटिकल का क्वेश्चन है डायरेक्ट। गतिज घर्षण गुणांक म्यू के स्थितिज घर्षण गुणांक म्यू एस, याद करो मैंने सीक्वेंस लिखवाया हुआ है, म्यू एस सबसे अधिक, उससे कम गति घर्षण गुणांक, और उससे भी कम बोलो लौटने को क्या लिखा था मैंने आर से रोलिंग, म्यू आर, ये सीक्वेंस था। स्थितिज घर्षण गुणांक का मान सबसे अधिक, और वो भी कौन सा हो गया सीमांत आकर के, फिर गतिक। अब देखो आंसर कौन सा सही है, सी हो गया। ये तो है स्थितिक, ये कौन सा है गतिक, और ये रोलिंग यानी कि लौटनी। हाँ लौटनी सही है, हाँ सही है, लौटनी लिखा है मैंने, हाँ लुढ़कने वाली। 10 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 10 न्यूटन का बल 10 सेकंड के लिए लगाया गया है। संवेग में परिवर्तन पूछ रहा है, ध्यान रखना। संवेग में एम के पद्धति पूछ रहा है, संवेग में परिवर्तन पूछ रहा है, संवेग में परिवर्तन की दर नहीं पूछ रहा है। तो भैया एफ बराबर आपने पढ़ रखा है डीपी अपॉन में डीटी। संवेग में परिवर्तन डीपी बराबर कौन बन गया बोलो एफ इंटू डीटी, आ गया ना। एफ कितना है बोलो 10 न्यूटन है ना, और समय कितना है 10 सेकेंड, कितना आ गया रे 100 क्या आएगा एम के मात्रक भी लिखना तो लिख सकते हो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, लिखा नहीं है इन्होंने, अलग बात है बी।
10 ग्राम क्या काम आ रहा है सवाल को दूसरे तरीके से हल करने के लिए? बस ए का मान रख दो v माइनस यू अपॉन में टी। तो इतना लंबा क्यों घूमेंगे, फटाफट हो गया ना सवाल। 16वां देखो, 1 न्यूटन बल यानी कि F का मान 1 न्यूटन दिया हुआ है, कितने द्रव्यमान की वस्तु है भैया? 0.1 किलोग्राम। त्वरित कर सके यानी कितना त्वरण है, निकल जाएगा क्या? बिल्कुल सही कह रहे हो, F बराबर ma है, तो A बराबर F अपॉन में m हो गया। F का मान 0.1 10 कौन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। क्या है, कौन सा है? लास्ट है। चलो एक बार डी तो ऑप्शन आया, कम से कम करते हैं भाई, नोट कर लो। हो गया? क्या हो गया? देखो भैया, देख रहे भैया पाटीदार, संवेग संरक्षण का नियम किसके तुल्य है बताओ? द्वितीय नियम के। देखो ध्यान रखना, द्वितीय नियम से तो संवेग संरक्षण का नियम अपन को प्राप्त होता है, लेकिन संरक्षण रहने का मतलब है तृतीय नियम में आ गया, जब तो मामला बराबर रहेगा। मेरी बात सुन, द्वितीय नियम तो संवेग संरक्षण के नियम का रूप है, F बराबर dp अपॉन में dt होता है। बच ना तो हाँ भैया, अवनीश जी पूछ रहे हैं न्यू बैच में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाया है सर आपने? बिल्कुल पढ़ाया भैया अवनीश जी, है ना? भाई नए सिलेबस का जो कुछ ऐड हुआ है वो नए सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया है। आप लोगों ने तो पुराना सिलेबस भी पढ़ लिया पूरा, उन्होंने तो बहुत ज्यादा पढ़ा है पुराने बेच ने तो। और क्या, सरलाव गति पढ़ ली, पूरी तरंग पढ़ ली इन्होंने तो, बहुत सारे पढ़ लिए। प्रक्षेपी गति पढ़ ली, सेमी लॉजिक गेट पढ़े थे इन्होंने तो, आप लोगों ने कहा पढ़े थे? चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। 18वां देखो, एक रॉकेट है भैया 400 मीटर पर सेकंड के वेग से, रॉकेट पर त्वरण बल भाई F बराबर U dm अपॉन में dt। U का मान कितना है? 400। dm अपॉन में dt बोलो 0.05 किलोग्राम गैस प्रति सेकंड निकल रही है, तो सही है ना, dm अपॉन dt हो गया। करो मल्टीप्लाई, बस आ गया, तो 20 न्यूटन ले लें, बस हो गया, 5 चौक 20 हो गया। हाँ हाँ, 400 गुणा कर ले 0.05 से, 2000 कहां से हो जाएगा? 20 ही तो होगा। 5 को गुणा 4 से करने पर 2000। अरे 20 न्यूटन आ गया आंसर, एक भी हो गया, देख ले, देख गुणा कर, इसको गुणा करना है, देख सुन, 400 को तो 400 रहने दे, इसको कर दे तू 5/100, हो गया कि नहीं हो गया? अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब कहां तेरे को 2000 नजर आ रहे हैं? 4 गुणा 5 कर, फालतू टाइम वेस्ट कर रहा है, आगे 2000 ही 20 मिनट आ रहे हैं। अगला देखो भैया 19वां, स्पर्श करते हुए दो पिंडों के सतहों के बीच सीमांत घर्षण निर्भर नहीं करता, करता है नहीं, निर्भर नहीं करता। सुनो, स्पर्श करते हुए सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। फिर भी देख लो, पिंडों के मध्य अभिलंब प्रतिक्रिया बल पर निर्भर करता है, उसके तो समानुपाती है। पदार्थ पर भी निर्भर करता है, कौन सा सही है आंसर? कई बार क्या गलती से तो पूछा जाता है। अच्छा
चलो भाई नेक्स्ट आ जाओ। लो देख रहे भैया आप, अगला क्वेश्चन देख। अरे ये क्वेश्चन देखो, आप वेक्टर से भी कर सकते हो और वैसे ही सुनो। एक वस्तु पर 3 बल लग रहे हैं, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर। क्रिया के अधीन क्या है? साम्य अवस्था में। अगर किसी वस्तु पर 3 बल लग रहे हैं, वस्तु साम्य अवस्था में है, तो बलों का योग क्या है? 0। सिंपल सी बात है ना। तो पूछा क्या है इसने? अरे गलत कथन चुनिए, सही थोड़ी पूछ रहा है। क्वेश्चन उल्टा है, नेगेटिव क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? गलत कथन। तो भैया पहला तो सही है, और 0 और किसमें भी आ रहा है, ये भी सही है। और F1 F3 त्रिभुज के 3 भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किए जा सकते हैं, सही है भाई। 2 सदिश, दो भुजाओं से, तीसरा उससे, तो 3 सही है। तो गलत कौन सा बच गया? अगर साम्य अवस्था नहीं होती तो बल 0 नहीं होता। साम्य अवस्था का मतलब टोटल बल 0, सभी का योग। भाई इसमें ऐसी लाइन, जब भी पेपर में कोई क्वेश्चन आया आपके सामने, ये अंडरलाइन कर लिया करो। गलत पूछा है, सही पूछा है, सत्य पूछा है, असत्य पूछा है। ये तो आपको पहला ही ऑप्शन सही दिख रहा था, है ना। ठीक, यही होता है, फिर आगे पढ़ते नहीं। अगला देखो, निम्न में से कौन सा बल स्वतः समायोजन बल है? देखो भैया, अरे स्वतः समायोजन जो अपने आप एडजस्ट कर ले। याद करो, स्वयं समायोजन का काम कब तक होता है? जब तक अपन उसके ऊपर बल लगाए जा रहे हैं। जितना बल अपन ने लगाया है, वस्तु गति नहीं कर रही है। याद करो, स्थिति घर्षण, मैंने 20 न्यूटन लगाया, वस्तु पर 20 न्यूटन घर्षण बल हो गया। 20 के बाद 30 किया तो 30 हो गया। यानी स्थिति घर्षण बल अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। सुनो, तो इसका मतलब यहां पर गति घर्षण तो फिक्स होता है, ये भी फिक्स हो गया, तो पॉसिबल है ही नहीं। अब बचा स्थिति घर्षण और एक आया सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण स्थिति घर्षण क्या कैसा मान है? अधिकतम मान है। उसके बाद थोड़ा सा चेंज होते तुरंत चेंज हो जाएगा। तो अपने आप को एडजस्ट कौन सा बल कर रहा है? ये आएगा आंसर की में, शायद ये सीमांत घर्षण दे रखा है। सही कर लेना ना। आंसर की में क्या दे रखा है? सीमांत। लेकिन कौन सा आ रखा है? स्थिति। हो गया तो। नेक्स्ट देखो भैया, अरे ये तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा आ गया भैया। नहीं आज ही करेंगे ना, क्या दिक्कत है? आज को परेशान होकर कर रहा है। सुन भैया देख इधर, ये कह रहा है चित्र में 0.4 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड की एक विमीय गति का स्थिति समय ग्राफ दर्शाया गया है। यहां पर तो समय है और इधर है स्थिति। प्रत्येक आवेग का परिमाण क्या है? आवेग पूछ रहा है तो सुनो, याद करो, संवेग आवेग प्रमेय। देखो, आवेग किसके बराबर होता है? संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, ध्यान रखना। आवेग किसके? संवेग में परिवर्तन। परिवर्तन की दर नहीं, दर के तो क्या बन जाएगा? बल। तो संवेग में परिवर्तन का मतलब द्रव्यमान, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। बी आर यू लिख दो इसे चाहो तो। अब इनके वैल्यू रख दो। कोई सा भी एक ग्राफ पकड़ लो, बताओ कौन सा ले अपन। पहले से काम चला है, दूसरे से ले, बता। दूसरे से देख भैया, m का मान बोल सबसे पहले कितना है? 0.4 है। 0.4 सही है ना। अब देख भैया, v इनिशियल, प्रारंभिक वेग 0 से 2 सेकंड के बीच में 2 मीटर चला है। बताओ वेग कितना हुआ? 1। अरे 2/2 1 हो गया ना। तो भैया 1 हो गया। अरे नहीं हुआ क्या? 1 क्या हो गया? 1 हो गया, देखो ना। फिर आ जाओ माइनस। अब यार दूसरा वेग है, अगर इसके, या तो इसको देख लो या फिर इसको देख लो। इधर देख लो आप, 16 से 14 तक का समय कितना है? 2 सेकंड। और वो कितना चल रहा है? 2। एक समान चल रहा है। अरे डेढ़ का वही 1 आ गया। लेकिन भैया सीधी सी बात है, ये मामला तो यूं है प्लस में, तो ये मामला कैसे है? यूं। तो 0 क्यों? 0 ऑप्शन दिख रहा होगा तुझे इसमें। अच्छा है नहीं, 0 कर देता। सुन, -1। अब सुनो, 0.4 1 + 1 2 कहां से हो जाएंगे? 0.8
और ये होगा न्यूटन इंटू सेकेंड। ये देखो न्यूटन इंटू सेकेंड आएगा, यहाँ पर भी न्यूटन सेकेंड, सी आ गया। एक एक ही तो हो गया। अरे एक ऊपर नीचे, एक प्लस में एक माइनस में हो गया ना वेग। विपरीत दिशा में हो गया ना, वो ऊपर जा रहा है तो वो नीचे आ रहा है। देख किसी भी एक को देख ले, है ना, किसी भी एक को देख ले। एक 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 प्लस में आएगा तो दूसरा एक माइनस में आएगा, कोई सा भी देख ले। हर 2 सेकंड में देख, ये फिर नीचे आ गया, देखिए माइनस में आएगा तो ये प्लस में हो गया, ये माइनस में, फिर ये प्लस में, ये प्लस में, फिर ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में। कोई से भी दो देख लो आप, है ना। और यहाँ इन दो दो देखो अंतर भी समान है, दो दो है सबका सही है। तो देख अब इस क्वेश्चन को, तो भैया घर्षण पर आधारित कौन सी प्रक्रिया नहीं है, लिखना है, बोलना है, चलना है, सुनना नहीं है ना। पर ऐसे क्वेश्चन कई बार ज्यादा गलत हो जाते हैं, है ना। सुनने में घर्षण क्या काम। चलो भाई, ये तो खैर पाटीदार का भी सही होगा क्वेश्चन, क्यों पाटीदार। अगला क्वेश्चन देखो भैया 24 वाला, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दे भैया। जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। एक ऊंचे पेड़ की डाल से बंधी रस्सी से एक 25 किलोग्राम का लड़का नीचे की ओर फिसल रहा है। सुनना, एक ऊंचा पेड़ है, उसकी डाल से एक बंधी एक रस्सी है, उससे एक 25 किलो का लड़का है, ज्यादा भारी नहीं है, और 25 किलोग्राम का लड़का ही है वो। लड़के क्या करने जाएगी, पेड़ पे 25 किलोग्राम लड़का नीचे की ओर फिसल रहा है। इसका मतलब परिणामी बल तो कहां लग रहा है, नीचे की ओर ही लग रहा है। ये हुआ, चलो कोई बात नहीं। इस लड़के की गति के विपरीत 2 न्यूटन का घर्षण बल भी लग रहा है। अब वो फिसल क्यों रहा है, उसके भार की वजह से। भाई भार है, मजा नहीं आ रहा, उसे भार की वजह से फिसल रहा है। तो भैया अब सुन, अगर उस सपोज करो उसका भार होता 100 न्यूटन, मेरी बात सुनना, देखो आप एग्जांपल बता रहा हूं, 100 न्यूटन उसका भार होता, अगर उस पर 30 न्यूटन का घर्षण बल लग रहा होता, तो बताओ कितने बल से नीचे आ रहा होता, 70 से आ रहा होता है ना। समझ में आ गई बात। यानी अगर उसका 100 न्यूटन उसका भार होता और घर्षण बल उसके विपरीत कितना लग रहा होता, 30 न्यूटन, यानी कि 70 न्यूटन से वो कहां आ रहा होगा, नीचे। भाई गति कर रहा है तो बल तो है ही है, F बराबर ma से। तो हम भी देख इधर, इसका मतलब उसका जो बल हुआ वो किसके बराबर हुआ, उसका भार mg, इसमें से घटा दो उसके घर्षण को, समीकरण बन गई अपना आप ही। अब देख पूछ क्या रहा था, बल लग रहा है, लड़के का त्वरण क्या होगा। त्वरण तो खैर ए ही होगा, F बराबर क्या है ma, ये कितना है mg, ये हो गया F। तो देखो a बराबर mg माइनस f अपोन में m। अब इन सब के मान रखो आप, देखिएगा m का मान 25 है, g का मान 9.8 दिया है। भाई जो दिया है वही काम में लेना है, तो समझ जाओ 9.8 दिया है तो आंसर पॉइंटों की वजह से दिया है उसने, है ना। या तो ये 10 देता तो इनमें से आता आंसर 5, है ना। mg माइनस f कितना है, घर्षण बल 2 है, m कितना है 25 किलो का है। भैया करो कैलकुलेशन करो, ऐसे मत काट देना, 25 25 गया, माइनस से पहले देख, करो कैलकुलेशन करना है इनकी, कितना 7.8 आ गया क्या, करो कैलकुलेशन करो फटाफट से। देखो अरे यार वैसे कैलकुलेशन करके देख लो ना, लगभग ये अगर 10 होता, सुन अगर ये 10 होता तो 25 इंटू 10 250, 248 में 25 अब आगे दो, लगभग 5। देख आंसर देख, यही आ रहा है क्या, तेरे तो हर बार 5 आते हैं, पिछली बार तेरे 2000 आ रहे थे, उसमें कुछ ज्यादा डिफरेंट है, नहीं आ रहा है? नहीं अपन तो ये 9.8 से कर देते हैं, लो मैं करता हूँ कैलकुलेशन। अरे पॉइंट तो पूरा ही निकाल देना, अभी देख लेते हैं, रुको कैलकुलेट कर लेते हैं।
आ रहा है? पक्का कैलकुलेशन कर लिया? ये बेईमान है ना? बिल्कुल, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो कंफर्म है, 9 पॉइंटों में दिया तो पॉइंटों में आएगा आंसर। हो गया भैया क्वेश्चन। देखो भाई ये सारे क्वेश्चन अच्छे हैं इस पेपर के। करेक्शन तो देखो मैं टाइप वाले ने हो जाती तो इतने तो होता ही है ना। क्वेश्चन सारे अच्छे हैं। चल भैया आगे के क्वेश्चन की बात और कर लें। क्या कह रहा है? जब बस एक अचानक मुड़ती है तो यात्रियों पर बाहर की ओर धक्का लगता है, इसका कारण बताओ फटाफट से। अरे भाई मैंने आपको एग्जांपल बताया है, जब बस चल रही होती है और अचानक मुड़ती है तो पड़ोसी से झगड़ा हो जाता है। कौन सा जड़त्व लगता है? दिशा का जड़त्व। मुड़ने का मतलब दिशा का जड़त्व हो गया। आ जा भैया एक अगले सवाल पे फिर। 10 न्यूटन का एक बल 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर 10 सेकंड तक कार्य करता है, तो इसके संवेग में परिवर्तन पूछ रहा है यार ये लो। देख, अरे तरनी पूछी भैया। F बराबर dp अपॉन में dt, तो dp बराबर f dt। F का मान बोलो, दिया है क्या? 10 न्यूटन का बल ये रहा। कितने समय तक है? 10 सेकंड तक। ऐसा क्वेश्चन शायद अपन कर चुके हैं ना। 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ऐसा क्वेश्चन कर लिया शायद ना। हाँ थोड़ी देर पहले कर लिया। अगला ये क्वेश्चन भी देख ही लो भैया, 27वां भी अच्छा क्वेश्चन है। एन छोटी गेंदें जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान स्मॉल एम है किसी सतह से 50 यू वेग से टकराती है, और सतह पर लगने वाले बल का मान क्या होगा? ये लो भैया, लगने वाले बल का मान क्या होगा, यानी कि प्रति सेकंड। बल का मतलब क्या होता है? प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन की दर। देखो ऐसे है, ये आप तो ये दीवार मान लो, देखो ऐसे है ना, दीवार मान लो। एक एन छोटी गेंद है, अपन एक गेंद की बात कर ले फिर उसे एन से गुणा कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है? ये स्मॉल एन द्रव्यमान की गेंद यूं आई, किस वेग से आ रही है? यू वेग से। अब देख पता भैया, प्रत्याश टक्कर है तो ऊर्जा में हानि तो होगी नहीं भाई। दो कॉन्सेप्ट मिला के क्वेश्चन हो गया। टकरा के इसी वेग से वापस आ जाएगी। अगर ये टकरा के इसी वेग से वापस आ गई है तो आने वाला वेग कैसा होगा? माइनस यू होगा कि नहीं होगा भाई? जाने वाला वेग अगर प्लस था तो माने आने वाला माइनस यू होगा, ऋणात्मक होगा, दिशा पलट जाएगी। वो जो बल्ला और गेंद वाला क्वेश्चन था वो भी ऐसा ही क्वेश्चन था, सेम ये का एक क्वेश्चन था। अब सुन देख, तो संवेग में परिवर्तन कितना हो रहा है वो निकाल लें। तो देख भैया, संवेग में परिवर्तन यानी कि डेल्टा पी क्या होगा बताओ? संवेग परिवर्तन एम वी माइनस यू। ऐसा ही लेते हैं क्या? अगर ऐसा ही लेते हैं तो देखो एम तो एम है, वी कितना है रे? माइनस यू है। वी माइनस यू हो गया, वी का मतलब अंतिम वेग। सवाल में उल्टा आ रहा है मामला। और प्रारंभिक वेग कितना है भैया? यू है। आंसर ध्यान रखना माइनस में आएगा। वो अलग बात है कि ऑप्शन में माइनस वाला ऑप्शन नहीं है, इसलिए प्लस में लगा नहीं देंगे, वही ले लेंगे। नहीं तो लगा ही देंगे यार, ये काम नहीं है ना। हो गया ये। अगर दोनों ऑप्शन हो तो माइनस ज्यादा सही होगा। देख, संवेग में परिवर्तन ले रहे हैं। चल पूरा शुरू से बताओ तेरे को, इसको यहां से चल ये ले पूरा। अरे यहां से पहले से नहीं, शुरू का मतलब ये थोड़ी होता है। देख देख बंधु, सीधा बल ही निकाल ले। देख F बराबर संवेग में परिवर्तन की क्या है भैया? दर है ना। अब देख, dp का मतलब है m, v फाइनल माइनस v इनिशियल, ऐसे भी कह सकता हूं। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, v माइनस यू की जगह, अपॉन में ये हो गया है t। t एक सेकंड, प्रति सेकंड जो संवेग में परिवर्तन होता है ना, उसे अपन बल बोलते हैं। अब सुन, इसने कितनी गोलियां कही है? n।
तो इसे n से भी गुणा कर देंगे, ये लो ये भी लिख दिया, साथ ही आंसर आ जाएगा। जिससे अब देख बंधु इधर एन एम वी फाइनल, जो फाइनल वेग आ रहा है प्लस यू है माइनस यू है, माइनस यू है, क्लियर है, माइनस फिर माइनस वी इनिशियल कितना है यू है, टी का वैल्यू तो बना जाएगा क्योंकि प्रति सेकंड जो होता है संवेग में परिवर्तन वही बल होता है। तो F बराबर देखो माइनस यू माइनस टू यू, अरे माइनस टू यू है ना, तो माइनस टू एन एम यू, ये अपने पास बल आ जाएगा। इसको टीवी रहने दो तो भी, अगर अब यहाँ क्या कह देंगे इसे अपन न्यूटन, ये अपने पास बल आ गया। लेकिन ऑप्शन में एक में भी माइनस नहीं है, इसका मतलब इसने बल का क्या पूछा है, परिमाण, बल का मान होगा। अगर प्लस और माइनस दोनों ऑप्शन होते और केवल बल शब्द कहा होता तो फिर आंसर माइनस वाला सही होता, ध्यान रखिएगा। लेकिन यह बल का मान पूछा है, केवल परिमाण पूछा है, दिशा से इनको मतलब नहीं था। तो आंसर कौन सा आ रहा है अब अपने पास, कौन सा, अरे पी एक डी है, आ गया 2m.nu। बताओ कितने अच्छे से याद रखा है आप लोगों ने। बी फॉर बेबी याद करते तुमने, बी फॉर चलो खैर कोई बात ले भैया ले, हो गया। एक और कर देते हैं, फिर रुक जाओ बस एक सेकंड, आप रुक जाओ, एक सवाल बता दो। हो गया, देखो भैया लास्ट क्वेश्चन पे और आ गया आप, है ना। लास्ट क्वेश्चन है भैया, ये भी क्वेश्चन ज्यादा ही अच्छा है। किसी द्रव्यमान पर लगने वाला बल इतना है और उत्पन्न त्वरण इतना है, तो वस्तु का द्रव्यमान कितना है। देखो सुनो, आपके पास F वेक्टर इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है 6 से I के माइनस 8 J के प्लस 10 K के। तो आप इस बल का परिमाण निकाल दो। बल का परिमाण कैसे निकालोगे, खूब वेक्टर में पढ़ाया आपने, रूट 36 हो जाएगा 6 का, तो माइनस 8 का 64, 10 का 100, रूट ऑफ 200, यानी कि रूट यानी कि 10 रूट ऑफ 2 न्यूटन, इतना आ गया। ये आपके पास बल आ गया है। इसने त्वरण दे रखा है क्या, बिल्कुल, त्वरण ए कितना दिया है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या पूछ रहा है, एम। तो भैया एफ बराबर कौन होता है, फॉर्मूला एम ए। तो एम बराबर एफ अपॉन में ए, एफ का मान 10 रूट ऑफ 2, ए का मान कितना है, बस एक से फर्क ये पढ़ना है कि आंसर यही आ जाना है। हो गया ये किलोग्राम, कौन सा आ रखा है, ए ऑप्शन, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन अच्छे थे, इनको भैया अच्छे से नोट कर लीजिएगा आप लोग। करेक्शन का एक क्वेश्चन के साथ